चार्जिंग के बारे में ना हमने काफ़ी कुछ पहले भी डिस्कस किया था, ये हमारे सेकंड लेक्चर में, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर में तो हमारा इंट्रोडक्शन था कंप्लीट। ठीक है, किसी बॉडी को चार्ज करने का जो पहला मेथड है वो कौन सा? रबिंग, जिसको हमने बड़े ध्यान से समझा था कि अगर बॉडी को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए। अच्छा, अब एक बॉडी को चार्ज करने का क्या मतलब है? चार्ज असल में एक पार्टिकल का होता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। ये दो तरह के चार्ज पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ये हमने कन्वेंशनली असाइन किया इनको, ऐसा कोई नेचर ने नहीं कहा था कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी पड़े तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमने कंसिडर किया। अब इसके आगे, जब नेगेटिव का अमाउंट एक्सेस होता है, ज़्यादा होता है अगर किसी भी एक मटेरियल के अंदर, तो हम कहते हैं कि वो जो मटेरियल है, वो जो बॉडी है, वो बॉडी चार्ज हो गई है। लेकिन अगर इन दोनों का अमाउंट इक्वल हो तो हम कहते हैं कि नेट चार्ज बॉडी का ज़ीरो है, बॉडी न्यूट्रल है। तो अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करने की बात करते हैं, या तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का अमाउंट एक्सेस हो या फिर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट किसी बॉडी में कम हो, या तो ऐसा कहो कि प्रोटॉन का अमाउंट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी को चार्ज कर दिया गया है। अब चार्ज करने के कुछ मेथड में आज हम पढ़ेंगे इंडक्शन, कंडक्शन। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज इंडक्शन। इंडक्शन को हमने पहले भी थोड़ा बहुत समझा था जब हम इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ रहे थे। कैसे समझा था हमने इसको? ओके, सो लेट्स बी कंसिडर कि हमारे पास पहले से रब करके एक बॉडी को चार्ज कर चुके हैं, क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस में हमें वही करना पड़ेगा कि अगर एक बॉडी को हम चार्ज कर चुके हैं तो उसमें नेगेटिव का एक्सेस ज़्यादा है, सो इट इज़ योर नेगेटिवली चार्ज। इसमें पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, दोनों होंगे, लेकिन नेगेटिव का अमाउंट ज़्यादा है तो ये नेगेटिव चार्ज है। अब एक अनचार्ज बॉडी को इसके पास लेकर आएंगे, रिलेटिवली कहें तो दोनों को हम क्लोज लेकर आएंगे, या इसको इसके पास लेकर आओ या इसको इसके पास लेकर आओ। जो ये अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, इसका मतलब क्या है कि नेट चार्ज ज़ीरो, जितने अमाउंट में नेगेटिव हैं उतने ही अमाउंट में प्लस भी हैं, तो ये नेट चार्ज ज़ीरो, अनचार्ज। जब हम इसको इसके क्लोज लेकर आएंगे तब इलेक्ट्रिकल फोर्स वर्क करना स्टार्ट कर देगी। क्यों कर देगी? बिकॉज वी नो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स एक फील्ड फोर्स है जो किसी डिस्टेंस पर उसको बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा सकती है। वो तभी लगाएगी जब किसी बॉडी में चार्ज होंगे। कैसे काम करती है? ये नेगेटिव चार्ज बॉडी इसके नेगेटिव को रिपेल करके दूर कर देगी, और जो इसमें प्लस थे उसको खींच के एक साइड पे कर देगी। So this is the process of polarization। ये क्या हुआ? पोलराइजेशन। ये चार्ज पोलराइज हो गए। अच्छा, उसके बाद चार्ज के पोलराइज होने के बाद इसको चार्ज करने का एक तरीका हमारे पास है, उसको ये हम कह सकते हैं कि इसको हमने ग्राउंडिंग कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट क्यों किया? क्योंकि अर्थ एक ऐसा हमारे पास सिस्टम कह सकते हो, लाइक मदर अर्थ। मदर अर्थ में क्या होता है, जितना देते जाओ उतना ही कम पड़ता जाएगा। फिर से हमने जब इसको ग्राउंडिंग किया, ये साइन किसका है? ग्राउंडिंग करने का या अर्थिंग करने का। तो ऐसे में जो अर्थ है उसका पोटेंशियल लोअर होता है। हम जब 11th क्लास में पढ़ रहे थे उसमें हमने ये समझा था कि जब सन और अर्थ की अगर बात करें तो इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रही है। वी नो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशन से 10 की पावर 28 टाइम्स स्ट्रांग होती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स 10 की पावर 28 टाइम्स स्ट्रांग होती है। तो इन दोनों के बीच में, सन और अर्थ के बीच में इलेक्ट्रिकल काम क्यों नहीं करती है? तो हमने स्टडी किया था कि मास के कंपैरिजन में जो चार्ज का रेशियो है वो बहुत कम है।
इसका मतलब क्या कि अर्थ जितनी बड़ी हमारे पास मास लेकर रखती है, उतने बड़े मास में चार्ज बहुत कम है। वी कैन से, अब इसी बात को ये कह सकते हैं कि जो अर्थ में चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल पर है, कम पोटेंशियल है, कम जगह है, वहाँ पर चार्ज कम है अमाउंट में। और इस बॉडी में चार्ज का यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक किसके कंपैरिजन में? मास के कंपैरिजन में, मास टू चार्ज रेशियो, कि छोटे से मास में इतने सारे इलेक्ट्रॉन, इतने से बड़े मास में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन। तो अर्थ का पोटेंशियल लोअर, ये पोटेंशियल हायर। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर टू लोअर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हायर टू लोअर मूव करते हैं तो ऐसे में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब इस बॉडी से बाहर आ जाते हैं। और जब इस बॉडी से सब के सब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, मोस्टली मतलब क्या कि अगर इसमें 3 प्लस है 3 माइनस, अगर 2 नेगेटिव भी निकल गए तो भी तो प्लस का अमाउंट ज़्यादा है, या 3 नेगेटिव निकल गए तो भी प्लस का अमाउंट ज़्यादा है। ये कितने चार्ज जाएंगे कितने नहीं, ये डिपेंड करता है कि हम ग्राउंडिंग कब तक करते हैं। हमने ग्राउंडिंग करके रखा, कुछ देर बाद हम इस तार को कट कर देते हैं। अगर हम ग्राउंडिंग को कट नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर होगा ये कि इसमें नेगेटिव कम हो जाएंगे, अर्थ में ज़्यादा, तो अर्थ से चल के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, हायर टू लोअर। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये वापस आए, तो हमने ग्राउंडिंग किया, जैसे ये चार्ज हो जाएगी यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद हमें ये इस तरह से मिल जाएगा कि इसमें पॉजिटिव का अमाउंट ज़्यादा है। अब देखो, नेगेटिव बॉडी को लेकर आए थे, हमें कौन सी बॉडी मिल गई? एक प्लस की। तो कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? इसका अपोजिट। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडक्शन में जो चार्ज डेवलप होता है वो अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। नेगेटिव लेकर आएंगे, पॉजिटिव डेवलप होगा। इसको इंडक्शन क्यों कहा? क्योंकि बस इसमें हमने इंड्यूस कराए चार्जेस में, ना तो हमने ट्रांसफ़र किया, ना तो लूज किया, ना तो गेन किया। हमने दूर से ही सेपरेशन कराया और अर्थिंग। तो इसने, नेगेटिव बॉडी ने इसको पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करा दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज बना दिया। तो इसलिए ये प्रोसेस कौन सी है? इंडक्शन। इसको एक बार वर्डिंग में लिख लेते हैं। A process of charging a body कैसे चार्ज करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं स्टेप की फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप, वी टेक ए चार्ज बॉडी, और चार्ज बॉडी हम रबिंग से कर सकते हैं। अभी वो चार्ज बॉडी कौन सी है? लेट्स बी से इट इज योर नेगेटिव। तो ये हमने मान लिया, इसको से लिख लो, ये हमने मान लिया। लेट्स बी से कि नेगेटिव लेकर आए। देन we take a charged body, we take another uncharged body, another uncharged material, third we bring closer, ये क्लियर दिखा रहे थे, देखना एक बार। We bring closer relatively to body, relatively these two bodies. रिलेटिवली का मतलब है कि रिलेटिवली का मतलब है कि नेगेटिव को पॉजिटिव के अनचार्ज के पास ले जाओ या अनचार्ज को नेगेटिव के पास लो। देन सेपरेशन ऑफ चार्ज या तो पोलराइजेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। सेपरेशन या पोलराइजेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस इन द अनचार्ज बॉडी, है ना। फिफ्थ, वी
अर्थिंग या वी ग्राउंडिंग दैट बॉडी so that excess electron moves to earth, अर्थ में मूव करते हैं, या तो इसकी जगह पे लिख सकते हो हायर टू लोअर मूव करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। देन नंबर 6, इसको मैं हटा देता हूं ऊपर से। नंबर 6, वी कट द ग्राउंडिंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। अब ये जो सर्टेन वर्ड लिखा है मैंने, इसका मतलब कि जब हम चाहें इसको हटा सकते हैं, लेकिन जब वो चार्ज हो जाएगी। एंड 7th, फाइनली वी गेट a charged body by the process of induction, ठीक है ये चीज। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात क्या है वो लिख देते हैं। पॉइंट टू नोट वो ये है कि जो चार्ज इंड्यूस होता है वो अपोजिट होता है जिस बॉडी को हम, ये तो प्रिंसिपल बॉडी कह सकते हैं जिसको हम लेते हैं पहले से। चार्ज डेवलप्स अपोजिट, या तो अपोजिट चार्ज डेवलप्स। चलो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। अपोजिट चार्ज डेवलप या चार्ज डेवलप्स अपोजिट रिलेटिवली फर्स्ट चार्ज बॉडी। कहने का मतलब कि जो हम फर्स्ट चार्ज बॉडी लेते हैं उसके रिलेटिव में जो बॉडी चार्ज है उस पर एक अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो नेगेटिव वाले क्लोज आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले दूर चले जाएंगे। पॉजिटिव को ग्राउंडिंग करेंगे तो नेगेटिव चल के आएंगे ऊपर और हम पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव चल के आएंगे तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो फिर भी या तो कहीं न्यूट्रलाइज भी नहीं, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, नेगेटिव चल के आए तो नेगेटिव का अमाउंट बढ़ गया। तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को पास खींचा, फिर बॉडी की बॉडी नेगेटिव बन गई, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। अब इसके बाद एक और प्रोसेस पर चलते हैं, और वो है कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन इंडक्शन के सिमिलर है, बट यहाँ पर ये है कंडक्शन में क्या हमारे पास रह जाता है कि चार्जेस को चलने की नीड होती है। जब एक बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब कि नेगेटिव अपने पे फोर्स लगाएंगे। जैसे कि अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ये एक दूसरे को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बांध के रख लेते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं ये दोनों? एक कॉमन सेंटर ऑफ मास पर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये न्यूट्रलाइज हो रखे हैं इस टाइम पर, ठीक। लेकिन अगर नेगेटिव का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो वो तो आपस में रिपल्सन की फोर्स लगा रहे होंगे। ये दोनों कैसे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। चिपकेंगे तो नहीं, कुछ डिस्टेंस मेंटेन होगी, उसी में उनका वर्क डन होता है, एनर्जी खर्च होती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये दोनों चिपक जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये चिपकते नहीं है, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से वर्क डन होता है, कुछ एनर्जी खर्च होती है, ये सब चीज़ें। अच्छा, ऐसे में अगर नेगेटिव का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो वो फोर्स लगा रहे होंगे आपस में। कौन सी फोर्स? रिपल्सन। उस रिपल्सन फोर्स की वजह से नेगेटिव वाले जब ज़्यादा हैं तो वो एक दूसरे को दूर धकेल के भागना चाहते हैं। कंडक्शन प्रोसेस में यही समझना है कि जब वो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगा के दूर भागना चाहते हैं तो जाते क्यों नहीं है?
क्योंकि चार्जेस को चलने के लिए क्या चाहिए, एक रास्ता, भागने के लिए रास्ता, और वो रास्ता कौन प्रोवाइड करता है, कंडक्टर। कंडक्टर अगर रास्ता दे देते हैं तो वो कंडक्टर के थ्रू मूव कर जाएंगे, और इसी प्रोसेस में कंडक्शन वर्ड यूज हुआ है, कंडक्टर से कंडक्शन। सो लेट्स बी सी क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि भागना जरूरी है। सो देखो, एक चार्ज बॉडी लेते हैं हम जिस पर कि नेगेटिव चार्ज डेवलप है, 1 2 3 4 और ये 5, 2 पॉजिटिव, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है नेट। ठीक, अब एक बॉडी और लेते हैं अनचार्ज्ड, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों फोर्स लगा के न्यूट्रलाइज रखे हैं। जब इन दोनों को क्लोज लेकर आएंगे तो क्या होगा, पोलराइजेशन। ठीक, अच्छा, ये तो लाए क्लोज, इसको या इसको, इनको क्लोज लेकर आए। अब इसको ग्राउंडिंग ना करके हम क्या कर देते हैं, इनको टच करा देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 से थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बट ठीक है, ऐसे टच करा देते हैं। टच कराने से क्या होगा, देखो जो ये नेगेटिव है ये इसमें चलना शुरू कर देंगे। अब आप सोचो कि नेगेटिव ही क्यों चलते हैं। हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन थ्योरी की, वो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, और वो आउटर सेल में होते हैं, तो चलना शुरू कर देंगे। ये कन्वेंशन हमने माना इसको कि वो यहाँ से मूव करके उस बॉडी में पहुँच जाते हैं। जब वो इस बॉडी में आ जाएंगे फिर हम इनको दूर कर लेते हैं। जब सेपरेट कर लेंगे तो टेल मी कि क्या होने वाला है। सेपरेट कर लिया तो इस बॉडी में बचे पॉजिटिव, उस बॉडी में एक्सेस हो गए नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चार्ज हो गई। पॉजिटिव भी होंगे बट सपोज कि नेगेटिव चार्ज हो गई। अब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस तो पता चल गया होगा। हम एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आए थे, वो बॉडी हो गई पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी हो गई नेगेटिव चार्ज। चार्ज तो दोनों हो गई, और मतलब दोनों क्या हो गई, एक ही हुई है, क्योंकि पहले से एक चार्ज थी। डिफरेंस किस चीज़ का आया, नेगेटिव से ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, ये डिफरेंस आ जाता है जिसको हमें कंडक्शन में समझना है। क्या हुआ इसमें, इनको क्लोज लेकर आए और चार्जेस चलना कंडक्टर के थ्रू मूव स्टार्ट कर दिए। अब सोचो हमने इसको ग्राउंडिंग क्यों नहीं किया, कर सकते थे, लेकिन क्या ये नेगेटिव से पॉजिटिव बनती, नहीं, नेगेटिव की नेगेटिव रहती और ये पॉजिटिव की पॉजिटिव रहती। तो अगर हम इसको नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हैं सो वी विल यूज कंडक्शन प्रोसेस। एक शर्त और, इनको क्या होना चाहिए, इनकी सरफेसेस कंडक्टर की होनी चाहिए। अगर इनके सरफेसेस कंडक्टर की नहीं है तो चार्जेस चल के नहीं जाएंगे इंसुलेटर के थ्रू। कंडक्टर क्या है, चार्जेस को अलाउ करते हैं कि तुम चल के जाओ, इंसुलेटर हुआ नहीं जाएगा। तो कंडक्शन प्रोसेस में स्टेप नंबर 1, वी टेक अ चार्ज्ड बॉडी, लेट्स बी से नेगेटिव, देन वी टेक अनदर अनचार्ज्ड बॉडी, we bring closer them, then there will be charge separation or polarization, then we touch them, then the negative charge body have excess of electron, those electron will move or will be transferred to the uncharged body, and then we separate them, then we get the uncharged body becomes negative, and the body which we have taken already, which was negative earlier, now it becomes positive charge। ठीक, नोट करने वाली बात क्या कि कंडक्टर, ठीक, इनकी सरफेस मेटल की कंडक्टर होनी चाहिए कोई। तो ये कंडक्शन का प्रोसेस जिसमें हम एक नेगेटिव से पॉजिटिव को डेवलप कर सकें, सिंपल स्टेप है। ओके, इसके बाद अब हम कुछ और स्टेप्स पे चलते हैं, कुछ और नया पढ़ते हैं। ठीक, देखिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा। चार्जेस की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है,
तो जो हम कंजर्वेशन के लॉज पढ़ते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, क्या कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन? तो आंसर है कि कोई भी एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम बिफोर मोमेंटम इनिशियल और मोमेंटम फाइनल रिमेन्स सेम। तो ऐसे लॉज जो हमने पढ़े हैं वो लॉज चार्जेस पे भी अप्लाई होते हैं कि चार्जेस को हम कभी भी सिंगल हम नहीं बना सकते या सिंगल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और हमने देखा अभी तक, क्या देखा कि अगर एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, ये होना ही होना है। रब करते हैं तो अगर ये नेगेटिव तो जिसके साथ रब किया वो पॉजिटिव। तो एक चीज कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, law of conservation of charge. And what does it say? It says isolated. Isolated मतलब सिंगल, isolated charge cannot be created, can neither be created लिखते हैं। can neither be created and nor be destroyed, can neither be created nor be destroyed। ये बात फॉलो होती है ना। कैसे होती है थोड़ा सा समझते हैं। हमने एक केमिकल फॉर्मूले में सोडियम क्लोराइड को देखा। इसको जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इसको जब सेपरेट करते हैं तो ये हमें आयंस की फॉर्म में मिलता है, Na+ और Cl-, ऐसे फॉर्म में। जब हम थर्ड चैप्टर में बैटरी का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, EMF का, उसमें देखेंगे कि जब हम किसी भी केमिकल को, केमिकल क्या है, एक तरह का सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ देखो, अगर एक प्लस आयन में तो टूटा, एक नेगेटिव आयन में। और इससे ज़रूरी बात क्या आती है, ये चीज़ क्या है, एग्जाम्पल। इससे ज़रूरी और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखो वो क्या। जब हम किसी चार्ज के डिस्ट्रॉय होने की बात करते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रॉय या चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मास, ये सब चीज़ें आती दिमाग में। ये चीज़ हमारे पास दिमाग में कब आई थी और कब एकदम सेटल हो गई थी, इस बात को समझते हैं। देखो, जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जब साइंटिफिक एरा था, तो वहाँ पर एटम बम, ऐसे ऐसे हथियार बनाए जाते थे, न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते थे। तो जब एटम बम का टेस्ट किया तो उसमें ये देखा उन्होंने कि सारा का सारा मास तो खत्म हो गया एकदम, सब कुछ चीज़ें एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हैं, एवरीथिंग, सब चीज़ें एनर्जी में। अब उनको ये बात समझ में नहीं आई कि अगर चार्ज की बात की जाए, जो इसका ये रूल है, इस रूल को अगर समझें तो नेगेटिव चार्ज भी तो था उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस में जब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें हमने ये सोच लिया कि जब हम इसको एटम बम टेस्ट करते हैं, जब वो ब्लास्ट हुआ तो इस जो नेगेटिव है इसका क्या हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के टाइम पर हम एक जो केमिकल लेते हैं, ये कोई भी जो सब्सटेंस देता है, यूरेनियम, इन सबको, उसमें किसी ना किसी का अमाउंट ज़्यादा होता है, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो फिर प्रोटॉन। अच्छा, बट यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जब वो बॉडी ब्लास्ट हुई तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव चार्ज था, उसका क्या हुआ, क्योंकि चार्ज तो कभी भी ना बनाया जा सकता है ना तो कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस चार्ज का हुआ क्या,
अगर हम प्रोटॉन की बात करें जिस पर प्लस चार्ज है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज इक्वल है, लेकिन प्रोटॉन हैवी होता है उसके मास में। जब वो दोनों कोलाइड करेंगे तो उनका मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन चार्ज थोड़ी ना। चार्ज केवल न्यूट्रल हो सकता है, चार्ज का असर खत्म हो सकता है, लेकिन चार्ज गायब नहीं हो सकता। असर खत्म होने का मतलब क्या, कि अगर ये एक तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं, ये एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों का अमाउंट इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और इनकी फील्ड बाहर नहीं आ रही है कि वो किसी और को पकड़े, इनकी फील्ड आपस में बिजी है, तो बाहर फोर्स नहीं लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल है। लेकिन एटम बम के टाइम पर सब कुछ गायब हो गया, खत्म हो गया, न्यूट्रल ही नहीं बचा, ही नहीं कुछ भी। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं ये भी नहीं बचे, ये कहाँ चले गए। तो इस बात को समझने के लिए अब समझना क्या हुआ था, जब एटम बम का टेस्ट किया गया, ये सब बातें दिमाग में लाई गई, तब एक साइंटिस्ट ने उस टाइम पर कहा कि मैंने एटम बम के अंदर, जब एटम जो भी यूरेनियम का एटम था उसके अंदर कुछ अजीब सी एक डिटेक्शन उनको मिली थी। जब वो कुछ एटम को आइडेंटिफाई कर रहे थे, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, एकदम छोटे लेवल पर चेक कर रहे थे, तो उनको एक अजीब सा पार्टिकल एक रे फॉर्म में मिला था। उनको एक रे मिली थी, रेडिएशन, जो उस एटम के अंदर ऐसी थी। अब वो ये कंफ्यूज थे कि ये कैसे बन सकती है, ये कोई रेडिएशन एक पार्टिकल की वजह से होगी। तो उस टाइम पर उन्होंने एक हाइपोथेटिकल नाम दिया था इसको, पॉजिट्रॉन। लेकिन ये सच में होता है ये किसी को नहीं पता था, पॉजिट्रॉन। जब एटम बम का टेस्ट किया गया, जब जाना गया, तब उन्होंने सोचा कि अब हम पॉजिट्रॉन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिट्रॉन से मिलकर खत्म। कहने का क्या मतलब, ये क्या है पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है और सेम मास एज इलेक्ट्रॉन, सेम मास एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जितना मास होता है सेम। क्या दिमाग में आ रहा है? अपोजिट चार्ज है, मास भी सेम है, अपोजिट चार्ज है। ऐसे मैटर को क्या बोलते हैं? एक होता है मैटर, तो दूसरा क्या होता है? एंटी मैटर। तब उनको समझ में आया कि एक मैटर और एंटी मैटर, ये दोनों आपस में जब फ्यूज हो जाएंगे तब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ओनली देयर विल बी रेडिएशन, एनर्जी। इसलिए आजकल जो एंटी मैटर है उससे लोग डरते हैं। अगर एक एंटी मैटर मैटर से टकराएगा सब खत्म हो जाएगा, और एंटी मैटर की कीमत भी ज़्यादा होती है। तो जब एंटी मैटर और मैटर एक दूसरे से टकराए, फ्यूज हुए, तब हम ये कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को निगल गए, एक दूसरे को एनिहिलेट कर गए। तो जो इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव चार्ज, जब पॉजिट्रॉन से वो कंबाइन हुआ तो वो क्या कर गए? एक दूसरे को एनिहिलेट। और इस प्रोसेस में हमने कहा कि देखिए ये लॉ बच गया। जो इलेक्ट्रॉन था सिंगल, वो ना तो डिस्ट्रॉय हुआ ना तो बनाया गया। डिस्ट्रॉय हुआ तो वो नेगेटिव एक पॉजिट्रॉन मैटर एंटी मैटर के साथ खत्म हो गया। ये बात बची की बची रह गई। और जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्लस पॉजिट्रॉन एंटी मैटर के लिए सेम मास बट अपोजिट चार्ज, ये जब खत्म हुए, फ्यूज हुए, तो इनसे काफी ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। रिएक्शन इसकी है जो कि मैं वीडियो में डाल दूंगा, पूरी रिएक्शन, ठीक है। तो ये फ्यूज हुए और खत्म कर गया एनर्जी। अच्छा एक बात, ये जो एनिहिलेशन होता है मैं वीडियो में डाल दूंगा, उसमें बुक का कुछ पार्ट काट के, तो देखना आप इसकी रिएक्शन क्या है और इसका प्रोसेस का नाम क्या है? एनिहिलेशन। एनिहिलेशन। अच्छा, क्या ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय ही करते हैं या क्या बनते भी हैं? ये चेक करने के लिए उन्होंने
एक मेटल की प्लेट लिया, एक मेटल की प्लेट पर किसी गामा रेडिएशन को इंसिडेंट कराया। इंसिडेंट मतलब उस पर फॉल कराया गामा रेडिएशन को। तो उन्होंने ये नोट किया कि मेटल की प्लेट में से जब चार्ज बाहर निकलता है, क्यों निकलेगा कोई भी चार्ज बाहर? तो आंसर है कि उसको कुछ एनर्जी मिलेगी। वो कहाँ होगा? पहले सपोज कि यहां बनाते हैं, ये एक मैटर, ये उसकी सरफेस है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ये इलेक्ट्रॉन जब वो रेडिएशन आएगा, इनको मिलेगा, तो इनको एनर्जी मिलने की वजह से ये उस सरफेस को छोड़ देंगे। सरफेस को छोड़ने से पहले ये सरफेस तक आएंगे, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। जब ये सरफेस तक आए, लेकिन जब सरफेस को वर्क फंक्शन इसको नहीं, जब ये सरफेस को छोड़ देते हैं तब बोलते हैं वर्क फंक्शन। पहले एनर्जी मिली, सरफेस तक आए, ठीक, सरफेस तक पहुंचने के लिए एनर्जी मिलती गई। एनर्जी उन्होंने इस सरफेस को भी छोड़ दिया। अब इस सरफेस को छोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क क्या है? एनर्जी। कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेम है, क्योंकि एनर्जी की कैलकुलेशन वर्क से होती है। तो वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया तो उन्होंने नोट किया कि केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं, एक एंटी मैटर भी साथ में आया, कुछ न्यूट्रिनो। ये कहाँ जा रहे हैं हम? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ के हम सब एटॉमिक की दुनिया पे आ गए। हमें लगता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है बेसिक चार्ज पार्टिकल, मतलब कि बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन हमने बाद में पता किया कि इलेक्ट्रॉन के अलावा, प्रोटॉन के अलावा, न्यूट्रॉन के अलावा और भी हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाँ, पॉजिट्रॉन। हमें मैटर और एंटी मैटर की पूरी दुनिया मिलने लग गई, और हमारे पास एक नहीं, फिर हमारे पास बनी पार्टिकल फिजिक्स, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बहुत सारा दिया हुआ है, और इनके ऊपर रिसर्च चलती है। क्या रिसर्च चलती है मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, लेकिन इनके ऊपर रिसर्च चलती है कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल जिनके पास मास भी है, ये इतने सारे हैं। पहले हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, फिर उससे भी और अलग अलग मिले, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, म्यून्स, ऐसे ऐसी चीज़ें मिलने लग गई। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि जब चार्जेस डेवलप होगा तो उसके साथ में एक और चार्ज डेवलप होगा, उसका मैटर और एंटी मैटर। तो सिंगल चार्ज ना तो बनाया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये बात बनी की बनी रह गई, ठीक। अब हमने क्या देखा कि सिंगल चार्ज डेवलप हुआ इसके साथ में जोड़े में, तो इसमें जो निकल गए वो एनिहिलेशन, जोड़े में बन गए, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। जोड़े में बन गए, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, ठीक। तो दो, एक एनिहिलेशन और एक पेयर प्रोडक्शन, ये नाम है प्रोसेस के। ये दोनों किस में आ जाते हैं? एक लॉ के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो रिसर्च की जाती है, एक बार थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। न्यूट्रिनो की बात कर रहा था मैं, इस चैप्टर से हट कर है वो, थोड़ा सा करेंगे 2-3 मिनट का, फिर खत्म। न्यूट्रिनो जो हमने बात किया ना कि इसके अंदर मिलते हैं और भी सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे क्वार्क्स, ये सब चीज़ें। तो न्यूट्रिनो को ये पता किया गया कि स्पेस में से न्यूट्रिनो की बारिश होती है, शावर होते हैं। जब एक सन ब्लास्ट हुआ, सुपरनोवा, उसमें से न्यूट्रिनो बाहर निकले। जब सन ब्लास्ट हुआ तो उसकी इंफॉर्मेशन लाइट की रफ्तार से मूव करती है। जो स्पेस में हलचल मचेगी, ग्रेविटेशन वेव या रेडिएशन जो भी हमारे पास तक इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, उस रेडिएशन की रफ्तार लाइट की स्पीड से पहुंचेगी। हमने नोट किया कि जब सन ब्लास्ट हुआ, सुपरनोवा, तो सुपरनोवा की इंफॉर्मेशन से पहले न्यूट्रिनो अर्थ पे पहुंच गए। अब दुनिया की सबसे तेज स्पीड तो लाइट है। अगर लाइट की रफ्तार से सुपरनोवा की इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो न्यूट्रिनो कैसे पहुंच सकते हैं? न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए चैम्बर बनाया गया था बहुत अर्थ के नीचे। तो न्यूट्रिनो कैसे पहुंच सकते हैं, इस बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा चली थी।
कि हो सकता है कि न्यूट्रिनो लाइट से तेज मूव करते हो, और अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हो रिलेटिविटी की थ्योरी में क्या होगा। इसको जब पढ़ोगे तो आपको एकदम अजीब लगेगा कि लाइट की रफ्तार से तेज, तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। तो वो अभी तक शायद डाउट में फंसा हुआ है, रिसर्च अभी तक चल रही है। कुछ साइंटिस्टों ने इसका कहते हैं कि एक एड हॉक थ्योरी दे दी, या तो कुछ थ्योरी दे दी उनको समझाने के लिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी, लेकिन कंफर्मेशन के लिए और चल रही है रिसर्च। खैर, हम चैप्टर पे आ जाते हैं। देखिए, एक चीज आप समझ गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये बहुत सिंपल है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या है ना, कि अगर एक बॉडी के अंदर कुछ चार्ज प्रेजेंट है तो उन चार्ज को हम एल्जेब्रिकली सम करके नेट चार्ज बताएंगे। जैसे इसमें 3 प्लस हैं और 4 माइनस है, इनको एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे किसको, प्लस के 3 को, माइनस के 4 को, देयर विल बी -1। दैट इज, ये बॉडी कौन सी चार्ज है, नेगेटिव। ये प्रोसेस एडिटिविटी है, इट्स अ बेसिक, ठीक है, जिसको हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। तो ये दूसरी प्रोसेस। लेट मी चेक, कहीं और तो नहीं है। नंबर 3, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हम पढ़ चुके हैं। कि चार्ज को हम काउंट कैसे करते हैं। सो द नंबर ऑफ चार्जेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय Q/E, या इसको हमने लिखा था लास्ट टाइम, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इंटीजर होता है, 0 को छोड़ के, 0 भी यू कैन से। E क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, और Q नेट चार्ज, टोटल चार्ज। देखिए, इसमें ना कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, काउंट कैसे कर सकते हैं। तो चार्ज को काउंट करने का एक लेवल होता है। फिजिक्स में 11th क्लास की फिजिक्स में 3 लेवल, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक और मीजो। मीजो जो नॉर्मल वर्ल्ड है, चार्ज को चलो काउंट कर लिया, माइक्रो पे कर लिया, लेकिन ये तो देखा जाए तो चार्ज केवल माइक्रो पे ही काउंट होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटी दुनिया, एटम की दुनिया, उसमें हम चार्ज को देख सकते हैं कि वो एकदम पास में ऐसे करके सेपरेट। लेकिन जब दूर से देखेंगे ऐसा अपीयर होगा कि एक लाइन है, हम चार्ज को फिर काउंट नहीं कर पाएंगे। जो ये n है, ये पॉसिबल नहीं है। तो एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन माइक्रो पे वी कैन डू इट। जिस तरह से हम चार्ज को काउंट करते हैं, इसी तरह से मास को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें थी, इसमें हमने लास्ट टाइम इतना पढ़ा था, ये आज और जान लिया कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक कंटिन्यू लाइन दिखाई देगी है। ये इंटीग्रल मल्टीपल है, एन मल्टीपल का मतलब 1 × E, 2 × E, तो इंटीग्रल मल्टीपल मैक्रो पे कंटिन्यूस बन जाता है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल, ठीक है। ओके, सो आज हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज तक।